हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-2024 विच इज़ बीइंग अपलोडेड बाय सीबीएसई। ठीक है, तो एक बार आप देखिएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में से हम चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेडिक्स फार्मा लिमिटेड, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डिबेंचर इशू करना चाहते हैं 40 लाख के। ठीक है, इससे जो उनकी डेट इक्विटी रेशियो है वो 1:1 से कितनी हो गई है, 2:1। और एट द सेम टाइम उनकी जो ईपीएस है, ईपीएस भी क्या हो रही है बच्चों, अर्निंग पर शेयर, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में कि डेट के इन्वॉल्व होने से जैसे जैसे डेट बढ़ेगी आपकी जो ईपीएस है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। पर कब तक, जब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब तक ज़्यादा होगी, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, और इस सिचुएशन को हमने किस नाम से जाना था, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। इज इट ओके? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ ईयर मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन यहाँ पे बेस्ट सुटेबल है ऊपर स्टेटमेंट के लिए? सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज जब तक आरओआई ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। कॉस्ट ऑफ डेट हियर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है। इज इट क्लियर? Let's move on to the next question. Question number 2. A bottle of anti-dandruff shampoo mentions, एक बॉटल है एंटी डेंड्रफ शैम्पू की, उसमें लिखा है क्लीन योर हेयर एंड गेट रिड ऑफ डेंड्रफ इन 1 स्क्वीज, कि मतलब आप अपने हेयर को क्लीन करो और डेंड्रफ से छुटकारा पाओ। आपको प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन बताना है। क्या बताना है? प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर हमने 11 में पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। कौन कौन से थे वो बताइए जल्दी से? ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। एक तो ब्रांडिंग था, एक पैकेजिंग था और एक क्या था, लेबलिंग था। तो इनमें से ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को क्या देना, स्पेशल नेम देना। पैकेजिंग मतलब क्या होता है, डिज़ाइन करना। क्या डिज़ाइन करना, रैपर डिज़ाइन करना, या फिर क्या डिज़ाइन करना, बैग डिज़ाइन करना, या फिर क्या डिज़ाइन करना, कंटेनर। किसके लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। लेबलिंग मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑन द पैकेज, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कौन सा होता है, लेबलिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विद द प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द वर्कफोर्स देयर हैज बीन अ शिफ्ट हो गया है, कहाँ से, टुवर्ड्स, किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, फॉर्मल वियर, इंक्रीज डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ गई है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है, एंड देयर आर 5 टाइप ऑफ डायमेंशंस, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इट इज वेरी क्लियर, सोशल एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, उस मार्केटिंग के उस फंक्शन का आपको नाम देना है विच इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड डेवलपिंग ब्रांड रॉयल्टी। ब्रांड रॉयल्टी डेवलप करता है और कस्टमर से क्या लेके आता है, रिपीट सेल्स लेके आता है। तो वो किस में पढ़ा था हमने, कस्टमर सपोर्ट सर्विस में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, SEBI calls for information and issue a show cause notice to stock exchange। जो नोटिस इशू करते हैं और जो उसके ऑफिशियल हैं वो उनसे क्या मांग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं और क्या कंडक्ट कर रहे हैं, ऑडिट एंड इंक्वायरी। तो ऑडिट एंड इंक्वायरी देख के क्लियर हो जाना चाहिए आपको क्या आंसर है। हमने पढ़ा था कि SEBI के कितने फंक्शंस होते हैं, देयर आर 3, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, और कौन सा फंक्शन हमने पढ़ा था, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑडिट कंडक्ट करना और ऑडिट एंड इंक्वायरी। तो ये किसका पार्ट है, इट इज वेरी क्लियर, रेगुलेटरी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यहाँ पे एक आपको पिक्चर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंपनी ऑफ द ईयर। क्या लिखा है, कंपनी ऑफ द ईयर। और यहाँ लिखा है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। क्या लिखा है, टीम
which states for together everyone achieves more। ठीक है, कि भाई सबने मिलके काम किया और कंपनी ऑफ द ईयर वो बन गई। तो यहाँ पे आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस बतानी है आपको मैनेजमेंट की। तो कौन से क्या अचीव करा उन्होंने, ग्रुप गोल अचीव करा, टीम में रह के काम करा और क्या अचीव करा, अपना ग्रुप गोल। तो कौन सी इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस की जगह आपसे फीचर पूछता और सेम आपको पिक्चर बना के देता, सेम पिक्चर होती, ठीक है, सेम सब कुछ एज इट इज लिखा होता, पर यहाँ पे सिग्निफिकेंस की जगह क्या लिखा होता, फीचर लिखा होता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी एक फीचर है ना, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो एलोकेटिव फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट का, वो किस चीज में आपकी मदद करता है, ये भी हमने पढ़ा था, अर्निंग हायर रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डेकैम लिमिटेड इज अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये डाइज बनाती है एंड पिगमेंट्स बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इट हैज इंश्योर्ड अ कंसिडरेबल मार्केट शेयर। सबसे पहले देखो यहाँ पे बताना क्या, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि इनमें से ही कोई एक आंसर होगा। ठीक है, इट हैज़ बीन फेसिंग अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ, इनकी जो टारगेट सेल के टर्म्स में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग भी बहुत सारी क्या फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट न्यू, इसका रीजन ये है कि नए एंट्रेंट्स एमर्ज हो चुके हैं मार्केट में जिनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है और कॉम्पिटिटिव क्या है, प्राइसिंग है। द चेयरमैन ऑफ द कंपनी एड्रेस द इशू इन द डिपार्टमेंटल मीटिंग। इस बात पे चेयरमैन ने कंपनी पे डिस्कशन किया। तो जो प्रोडक्शन हेड है मिस्टर कैम्बेल एडवाइज द चेयरमैन, उन्होंने चेयरमैन को एडवाइस किया टू रिवैम्प द सिस्टम एंड टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शन, और जिससे वो उस प्रॉब्लम को क्या कर पाए, रेक्टिफाई, ठीक कर पाए। तो यहाँ पे वो क्या ले रहे हैं, टेकिंग करेक्टिव मेजर। क्या ले रहे हैं वो, करेक्टिव मेजर लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, करेक्टिव मेजर लेना है जिससे आप प्रॉब्लम को क्या कर पाए, रेक्टिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये हमने कौन से फंक्शन में पढ़ा था, कंट्रोलिंग में। कौन से फंक्शन में पढ़ा था, कंट्रोलिंग। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द राइट। So let's move on to the another question, question number 9. Choose the incorrect statement. आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है, किसके बारे में, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि एक फैक्टर है किसका, प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। एक हमने पढ़ा था प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ा था, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो इस पॉइंट के बारे में इस केस स्टडी में डिस्कस किया गया। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में भी हमने 3 देखे थे कि भाई अगर आप क्वालिटी पे बिलीव करते हो या फिर आपका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा, तो आपको प्राइस क्या रखना पड़ेगा, हाई। अगर आप मार्केट लीडरशिप अटेन करना चाहते हैं, मार्केट में ज़्यादा शेयर अटेन करना चाहते हैं, तो प्राइस आपका क्या होना चाहिए, कम। और अगर बहुत ज़्यादा क्या है, मान लो कंपटीशन वगैरह है, तो आप किसको कंसिडर करेंगे, कंपटीशन। मतलब यहाँ पे बोला है कि अगर कंपनी में मतलब आपके जो मतलब स्टिफ कंपटीशन अगर ये है, और तो आप क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपटीटर यहाँ पे आपको देखना, उनको कंसिडर करके आपको बेसिकली क्या रखना है, प्राइस। सो यहाँ पे ये है, वो फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज। अगर आपकी फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो इनको मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो प्राइस क्या होगा, हाई। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। सेकंड, इफ द फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर मार्केट शेयर। अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर को कैप्चर करना, तो उनको प्राइस लो रखना होगा। ये भी बात सही है, अगर आप मार्केट शेयर लेना चाहते हो तो प्राइस क्या होगा, लो। इफ फर्म वांट्स टू अटेन क्वालिटी प्रोडक्ट लीडरशिप, अगर वो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, किस पे बिलीव करते हैं, क्वालिटी पे, इट शुड चार्ज लोअर प्राइस। तो क्या उन्हें लोअर प्राइस रखना चाहिए, नो। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही होगी, फिर भी पढ़ लेते हैं। इफ अ फर्म इज फेसिंग अ प्रॉब्लम इन सर्वाइवल, अगर कोई फर्म सर्वाइव करने में ही प्रॉब्लम फेस कर रही है ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन, तो इट में ऑफर डिस्काउंट ऑन इट्स प्रोडक्ट। तो वो अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे सकती है। हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो विच वन इज इनकरेक्ट, option number C is incorrect. Okay, let's move on to another question, question number 10.
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A and reason R, choose the correct alternative. ठीक है, assertion है management is concerned with efficient use of resources, this is true. For management both the efficiency and effectiveness need to be balanced. management के लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, this is also true, but ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है. सो ऑप्शन नंबर बी, A and R are true and R is not the correct explanation of A. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. जब टॉप लेवल के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जब हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस का एक स्टेप है वो बताना है. सम कुछ एम्प्लॉयज हैव असाइन, उनको जॉब दी गई है, क्या मेजर करने के लिए, मेजरिंग द आउटपुट. यहाँ से ही क्लियर हो जाना चाहिए पहली बात तो आपको आंसर. इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल वे दे आर अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स. मेजर करने के लिए वो अलग अलग टेक्निक्स क्या करें, अप्लाई करें, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग एक्सेट्रा. दे ऑल्सो कीप द यूनिट मेजरमेंट सेम एज दे आर द एज दैट ऑफ द यूनिट्स आर इन द स्टैंडर्ड. मतलब वो यूनिट मेजरमेंट की जो यूनिट्स है उसको भी सेम रख रहे हैं जो मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेप है, दैट इज ऑप्शन डी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. क्वेश्चन नंबर 13, फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज. जिस प्रोडक्ट में लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए होती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, द वेयर हाउस आर लोकेटेड नियर टू द मार्केट. मार्केट के नियर ही होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है. हायर द लेवल, जितना ज़्यादा लेवल ऑफ इन्वेंट्री होगा, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस, हाँ, टू कस्टमर. बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल ऑल्सो भी हाई. इन्वेंट्री को कैरी करने वाली कॉस्ट भी फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी. दिस इज ट्रू एंड दिस इज रॉन्ग. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पे आपको बताना क्या है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मैंने बोला था बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को आप 1 मार्क के लिए भी करें और लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करें विद कंटेंट. अंदर लिखना क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मिस्टर विवेक इज वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर. कैसा काम कर रहा है वो, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है. तो बताइए कौन से लेवल पे होगा वो, टॉप लेवल पे. मिस्टर विवेक ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो इज टेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट इन द टूरिज्म इंडस्ट्री एज दिस सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल इंटरेस्ट ले रही है कौन सी इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में. एज दिस सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए और एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के लिए. इस न्यूज़ के बेसिस पे कंपनी ने डिसाइड किया कितने होटल बनाने का. उन्होंने क्या करा, डिसाइड किया कि टूरिस्ट आएंगे और वहाँ पे रहेंगे. ठीक है, उन्होंने कितने होटल इस्टेब्लिश कर लिए, 50 होटल्स इस्टेब्लिश कर दिए. कोई और कंपनी इस बात को कंसिडर करती उससे पहले उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को क्या करा, आइडेंटिफाई किया और उससे क्या उसका उठाया, बेनिफिट उठाया, यानी कि उसकी क्या उठाई, एडवांटेज. तो वो कौन सी इंपॉर्टेंस है, the firm to identify opportunity and getting first mover advantage. Holding can be converted. Electronic holding को आप convert कर सकते हो into physical certificate dematerialization process के through. Is it correct? No. This is completely wrong. Next, there is a no danger. किसी चीज़ का डर नहीं रहता. Theft, loss of forgery of share certificate in dematerialization. This is true. So option second is true and first is false. ठीक है. Question number 17. Pace reputed company. Pace is a reputed chartered accountant firm है, which जो सर्विस रेंडर करती है बिग एमएनसीज को. The chartered accountant of the firm उनको are required to travel to Delhi and NCR for which they use company's car. किसकी कार यूज कर रहे हैं वो, कंपनी की कार यूज कर रहे हैं. ठीक है. The firm decided to convert इस पेट्रोल कार, फर्म ने डिसाइड किया कि वो अपनी पेट्रोल कार को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक कार में. तो कौन सा एनवायरमेंट है ये, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. कौन सा एनवायरमेंट है ये, टेक्नोलॉजिकल environment and improve the quality of life of people. improve करना ये कौन सा environment है, social environment. तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उससे पहले ही आपको आंसर पता चल जाता है. it is undertaken by some identified sponsor. अंडरटेक किया जाता है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो वो कौन सा होगा, ए का 3. ठीक है. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट द अवेयरनेस स्टेज एंड डेवलप प्रोडक्ट प्रेफरेंस विद एम ऑफ मेकिंग सेल. तो ये कौन सा होगा आपका, फर्स्ट, बी का फर्स्ट. ठीक है, अब देखो ए का 3, बी का फर्स्ट किसमें, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग पब्लिक कम्युनिटी, पब्लिक के सामने अपने रिलेशन बनाना, कंपनी की इमेज बनाना, दिस इज पब्लिक रिलेशन। ठीक है, एक ऐसा टूल जो डिजाइन किया गया अपनी मतलब डिजाइन किया गया क्या प्रमोट करने के लिए, किससे हम प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, टू कस्टमर्स, मिडिल मैन एंड सेल्स पर्सन, विच इज सेल्स प्रमोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट फीचर, मैनेजमेंट इज अ साइंस का रेलिवेंट फीचर नहीं, कौन सा नहीं है? तो फीचर ऑफ साइंस कौन से पढ़े थे हमने? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, 3 पढ़े थे, कौन सा पढ़ा था? एक बेस्ड ऑन, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो कौन सा फीचर नहीं है? ये होता है साइंस का है, ये भी साइंस का है, ये भी साइंस का है, तो ये नहीं है। ये किसका फीचर है? ये आर्ट का फीचर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट टू कर्ब करप्शन, दिस वन इज द, हाँ कि भाई डिमोनेटाइजेशन का ये एम एक था। ठीक है, विद होल्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, ये भी था। काउंटरफिल द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी, ये भी था। तो कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था, जल्दी बताएं फटाफट से। ये नहीं था, बी, रिडक्शन द प्राइस ऑफ रियल एस्टेट। तो आंसर क्या है इसका? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कैपिटल लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी in which all the employee learn various ways of dealing with diverse situation। बताना क्या यहाँ पे importance of management बतानी है। ठीक है, a company provide financial as well as non financial incentive, financial और non financial incentive देती है, तो ये क्या हो गया? मैनेजमेंट। कौन सी इंपॉर्टेंस है ये? मैनेजमेंट helps in achieving पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहली तो ये है। सेकंड क्या है? दिस हेल्प्स द एम्प्लॉय टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटी, द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट इन सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये कौन सी हो गई आपकी? मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और कौन सी है? द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर एक्सीलेंट एंड द एम्प्लॉयज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये कौन सी हो गई? मैनेजमेंट हेल्प्स इन वर्किंग डायनामिक एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन वर्किंग कौन सा एनवायरनमेंट? डायनामिक एनवायरनमेंट। इज इट ओके? लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन विच इज 22। यहाँ पे आपको 3 रीजन बताने हैं कि कंट्रोलिंग एक इंडिस्पेंसेबल फंक्शन क्यों है मैनेजमेंट का, यानी कि क्या बतानी है आपको यहाँ पे? इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो बता देंगे क्या होती है। क्या होती है? जजिंग, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, फैसिलिटेट्स, या फिर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और क्या होती है बताइए, जल्दी बताइए। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कोई भी 3 बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का ही और वाला पार्ट क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? इसकी 3 एडवांटेजेस बतानी है। समझा देती हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है देख लीजिएगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, क्या होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? आपको मैंने बताया था ना, देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल,
प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। दो टेक्निक और प्रिंसिपल होती हैं, कौन कौन सी? CPC क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और कौन सी होती है? एंड MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होती है? ये कहते हैं कि भाई छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, तो इन्होंने बोला कि जो माइनर डेविएशंस होते हैं ना, उनको आप क्या करो? इग्नोर कर सकते हो। और जो मेजर डेविएशंस हैं वो आप किसकी नॉलेज में लेके जाएंगे? मेजर डेविएशन आपको किसकी नॉलेज में लेके जाने हैं? टॉप लेवल की नॉलेज में लेके जाने हैं। तो इन्होंने एक लिमिट सेट कर दी, उस लिमिट को इन्होंने नाम दिया डेविएशन। वो कंपनी टू कंपनी वरी करती है लिमिट, ठीक है। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, कि मान लो अगर आपका टारगेट कितना है, कितनी यूनिट्स बनानी है? 1000 यूनिट्स। तो 999 से 950 तक कोई डेविएशन आया तो हम उसे टॉलरेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। एंड बियॉन्ड दिस लिमिट जो भी डेविएशन होगा वो आपको किसकी नॉलेज में लेके जाना पड़ेगा? मेजर जो वो किसकी नॉलेज में लेके जाना पड़ेगा? टॉप लेवल की नॉलेज में, क्योंकि इस लिमिट के बाद जो भी डेविएशन होंगी वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? मेजर डेविएशन के लिए। दोबारा बता देती हूँ क्या है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है कि इसमें हमने डेविएशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, माइनर डेविएशन एंड मेजर डेविएशन। माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर, और लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेजर डेविएशन है वो किसकी नॉलेज में लेके जाने हैं? हमें टॉप लेवल की नॉलेज में लेके जाना है, क्योंकि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये होल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने एक लिमिट सेट करी, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। ये कंपनी टू कंपनी क्या करती है? वरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट है कितनी यूनिट बनाना? 1000 यूनिट बनाना, तो उन्होंने एक लिमिट बना दी कि 999 950 के बीच में कोई भी डेविएशन आया तो हम उससे क्या कर सकते हैं? इग्नोर। लेकिन बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर इस लिमिट के बाहर कोई डेविएशन आया तो वो आप किसकी नॉलेज में लेके जाएंगे? टॉप लेवल की नॉलेज में लेके। इज इट क्लियर? और इसकी एडवांटेज क्या होगी फिर बताइए? कि इसके एडवांटेज आप ये बता सकते हैं कि भाई आपका टाइम एंड एफर्ट्स आपके क्या होंगे? सेव होंगे, क्योंकि आपको क्या करना है? सिर्फ जो आप मेजर डेविएशन है टॉप लेवल की नॉलेज में लेके जाएंगे। और बताइए क्या है, और क्या इसके हो सकते हैं एडवांटेजेस? कि भाई टॉप लेवल को क्या मिल जाएगा? टॉप लेवल कंसंट्रेट कर पाएंगे इंपॉर्टेंट मैटर पे, क्योंकि छोटे मोटे डेविएशन तो वो खुद ही जो नीचे मिडिल लेवल हैं और आपके कौन से लोअर लेवल वो खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, और टॉप लेवल सिर्फ कौन से डेविएशन देखेगा? मेजर डेविएशन देखेगा, तो उनको भी थोड़ा क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। तो दीज कैन बी द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ठीक है। CPC भी बता देती हूँ क्या होता है। CPC दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये कहता है इसमें डिपार्टमेंट दो एरियाज में बांटे गए, सिग्निफिकेंट एरियाज और इनसिग्निफिकेंट एरियाज। सिग्निफिकेंट एरियाज आर रेफर्ड बाय क्रास, which is key result एरियाज, ठीक है। तो CPC किस पे फोकस करता है? क्रास पे फोकस करता है, की रिजल्ट एरिया पे फोकस करता है। एंड की रिजल्ट एरियाज आर द एरियाज विच अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप वही बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में, MBE बताएंगे और उसके क्या बताएंगे? एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इज अ बुक पब्लिशिंग कंपनी, इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडी ऑफ क्लास 12 इज आर इन ग्रेट डिमांड में है। एज ए रिजल्ट द एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमेशा वो क्या करते हैं? टाइम के मतलब उनको हमेशा शॉर्टेज ही रहती है, या फिर उनको ओवर टाइम काम करना पड़ता है, ठीक है। हॉलीडेज पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड क्या है प्रोडक्ट की? ज़्यादा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 लिमिटेशन बतानी है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की आप बता दीजिएगा, ये आप खुद करिए, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें मुझे बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं। बताइए क्या क्या होती हैं जल्दी। एम्प्लॉयज विल बिकम
लेथार्जिक, ठीक है, नो फ्रेश टैलेंट, कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर आप उनको कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट क्योंकि आपको इंटरनल पे रिलाई करना है तो नहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अगर ट्रांसफर क्या है, फ्रीक्वेंट है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी उनकी गिरेगी। और क्या होगा, नॉट सुटेबल फॉर न्यूली स्टैब्लिश कंपनी, मतलब न्यूली जो स्टैब्लिश कंपनी है वो उसको यूज नहीं कर सकती, ठीक है। 4 कॉमनली यूज सोर्सेज बताने हैं ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड। अगर आपको कोई एम्प्लॉय बाहर से क्या करना है, रिक्रूट करना है, तो उसके 4 कॉमन मेथड बताओ। हमने 10 मेथड्स पढ़े थे, आप कोई भी 4 बता दीजिएगा। कौन कौन से पढ़े थे, वेब पब्लिशिंग था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। तो एनी 4 बताने हैं आपको, इनमें से कोई भी एनी 4 एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट इज मिस्टर अक्षय 20 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, उसने परचेज किया एक बुक ऑनलाइन XYZ प्राइवेट लिमिटेड से। जब वो उसकी बुक डिलीवर हो गई, उसने देखा कि उस पर कोई MRP नहीं है, यानी कि इंफॉर्मेशन मिसिंग है। उसने इंटरनेट पे देखा और पता लगाया कि जो बुक है वो अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग जगह पे बिकती है। तो उसने डिस्ट्रिक्ट फॉरम में केस फाइल किया पब्लिशर के अगेंस्ट। तो कोर्ट ने डिसीजन अक्षय के फेवर में लिया और उसको 10,000 एज अ कंपेंसेशन दिया। तो कौन सी कंज्यूमर राइट वायलेटेड, यानी कि इग्नोर की गई है ऊपर, तो वो कौन सी होगी, राइट टू इंफॉर्मेशन। और कौन सी राइट अक्षय ने एक्सरसाइज की है, उसने कंप्लेंट फाइल किया, उसको क्या मिला, कंपेंसेशन। तो सीक रिड्रेसल, सीक रिड्रेस। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। ये बताने हैं 2 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। तो अगर टैक्स रेट क्या है आपका, ज्यादा है तो लेस डिविडेंड, मोर रिटेन। टैक्स रेट क्या है आपका, कम है, तो आप ज्यादा क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। कैश फ्लो पोजीशन, अगर इनफ कैश है तो मोर डिविडेंड, शॉर्टेज ऑफ कैश है तो मोर रिटेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स बताने हैं। तो एलिमेंट्स बोले या और प्रोसेस बोले, एक ही बात है। डिपार्टमेंट ए ने मैसेज सेंड किया एंड एनकोडेड मैसेज टू डिपार्टमेंट बी, किसके थ्रू किया, इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ इंटरनेट का क्या रोल है, इंटरनेट इज अ मीडिया हियर। मधुर इज मेकिंग जेस्चर्स सो दैट ही कैन, वो जेस्चर्स बना रहा है ताकि वो रणबीर को मैसेज भेज सके। तो मधुर यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है लैंग्वेज और जेस्चर्स में, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू लैंग्वेज और जेस्चर्स इज नोन एज एनकोडिंग। रणबीर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा है जो मधुर ने उसको भेजा है, उसके जेस्चर्स को पढ़ करके। तो व्हाट इज ही डूइंग हियर, ही इज डिकोडिंग। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इज नोन एज डिकोडिंग। कमेश पिक्स ऑफ हिज फोन, वो अपना फोन पिक करता है और उस पर एक मैसेज देखता है, वो मैसेज को केयरफुली रीड करता है। तो यहाँ पे कमेश का रोल क्या है, कमेश इज अ रिसीवर हियर, कमेश इज अ रिसीवर हियर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30, धवल आचार्य, यहाँ पे बताना क्या है आपको, 3 रीजंस बताने हैं why he must take advice of his son to take decision with cautious, कि उसको अपने बेटे की इस एडवाइस को क्यों मानना चाहिए, कि उसको जो डिसीजन है बहुत केयरफुली लेना चाहिए। तो धवल आचार्य, आफ्टर एक्वायरिंग बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, joined his father chain of vegetarian restaurants in Ahmednagar. Being young and enterprising, he suggested, उसने अपने फादर को सजेस्ट किया to add a new section of vegetarian bakery, वेजिटेरियन बेकरी का न्यू सेक्शन उन्हें ऐड करना चाहते हैं, विच रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कितने की इन्वेस्टमेंट लगेगी, 5 करोड़ की लगेगी। हिज फादर मिस्टर अरिकेश आचार्य, उन्होंने सजेस्ट किया टू टेक द डिसीजन विद क्वेश्चंस, कि बहुत सावधानी से आपको ये डिसीजन लेना है
ठीक है, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो ये आपके बिजनेस को बहुत ही क्या आगे जाके क्या कर देगा, खराब कर सकता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए आपके लिए सूटेबल नहीं होगा अगर आपने गलत डिसीजन लिया। तो पहली बात तो यहाँ पे कौन से डिसीजन की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है, ठीक है, और वो आपको बहुत केयरफुली क्यों लेना चाहिए, इसके आपको 4 पॉइंट बताने हैं, ठीक है। कितने पॉइंट बताने हैं, 3 रीजंस बताने। तो 3 रीजन क्या होते हैं, अफेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी खराब कर देता है, अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी, और इरिवर्सिबल वंस टेकन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 2 टेक्निक बतानी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कोई भी एनी टू एक्सप्लेन करनी है आपको इसमें से। डिफरेंस बताना यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, इट इज वेरी इजी एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 1 बॉस पे फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है 1 हेड 1 प्लान, 1 हेड 1 यूनिट 1 प्लान, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, और ये किसको रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, ठीक है। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, अफेक्ट इंडिविजुअल, और इसमें पूरी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन, ये किसको अफेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एनी 3 में से एनी 2 बतानी है आपको, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रीब्यूशन, FW टेलर और हेनरी फ्योल के कंट्रीब्यूशन, मतलब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है, बताना है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने पढ़ाया था साइंटिफिक टेक्निक्स, जिसमें पढ़ाई हैं, उस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैंने टेबुलर फॉर्म में पूरा डिफरेंस बताया, वहां से उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, स्ट्रेट क्वेश्चंस में नहीं बता रही ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, वो आपको खुद कर रहे हैं। स्टेप्स बताने हैं टू बी परफॉर्म, जो मैनेजर को परफॉर्म करने हैं बिफोर इवैल्यूएटिंग ऑल द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। इवैल्यूएटिंग से पहले पहले वाले आपको स्टेप्स बताने हैं। तो इवैल्यूएटिंग से पहले क्या, कौन सा स्टेप होगा, सबसे पहले क्या होता है, सेलेक्टिंग, इसको ठीक कर, सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डेवलपिंग प्रीमिसेस, थर्ड क्या है, आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, इसके बाद क्या, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, इवैल्यूएटिंग से पहले पहले वाले ये 3 बताने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ प्लानिंग, की इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, ये आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, अगर आप हर चीज को बहुत ज्यादा अननेसेसरी भी नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखेंगे और एग्जाम्पल दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। टी इज प्रोड्यूस्ड इन असम, असम में प्रोड्यूस होती है, लेकिन कस्टमर तक हर कंट्री के अलग अलग पार्ट तक जहाँ पे भी कस्टमर है वहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन। कौन से फंक्शन की, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा गैप कवर करता है, प्लेस गैप, ठीक है। 2 फैक्टर्स बताने हैं जो मार्केटर को कंसिडर करने चाहिए नीड को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने में। तो वो 2 फैक्टर क्या हो सकते हैं, लोकेशन हो सकता है एक तो, ठीक है, और क्या हो सकता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का आपका क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। पैडी इज ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन में ग्रो की जाती है, लेकिन डिमांड और जो उसकी सेल्स है वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, यानी कि ये टाइम गैप की बात हो रही है। टाइम गैप कौन कवर करता है, वेयर हाउसिंग। तो कौन से फंक्शन है यहाँ पे, वेयर हाउसिंग की बात हो रही है, कौन से फंक्शन की, वेयर हाउसिंग की। उसके बाद
टू रीजंस दीजिए कि वाई डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो बता दीजिएगा। वेयर हाउसिंग एक तो आप अपने माल को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा तो अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप अपनी डिमांड को क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। और क्या बताएंगे वेयर हाउसिंग क्यों जरूरत होती है, ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अनअवॉइडेबल डिलेज वगैरह से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फटाफट से पढ़ जाओ। डिलीजन डेवलपर अ वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन बैंगलोर इज अ स्टार्टअप इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर मनीराज व्हिच एम्स एट अचीविंग अ प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट वो कमाना चाहते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। मिस्टर मनीराज ने अपॉइंट किया मिस्टर अद्वित को एज अ डिजिटल मार्केटर, मिस्टर कियांश को एज अ हेड ऑफ बैकएंड डिपार्टमेंट एंड मिस्टर निवेद एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंटल हेड। इस डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड है एक स्पेसिफिक स्किल में, जिससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है और कोऑर्डिनेशन आ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रही है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। यहाँ से ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ था। ये सारी किसकी एडवांटेजेस हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन आ रही है। प्रॉब्लम अराइज तब हुई जब मिस्टर अद्वित ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑब्जेक्टिव को सुपीरियर समझा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में, और स्टॉप एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद मिस्टर कियांश एंड मिस्टर निवेद। द कंपनी हैड टू बियर brunt ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड वाज अनेबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। कौन से स्ट्रक्चर की, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। टू बेनिफिट्स स्टेट करने हैं एंड लिमिटेशंस ऑफ द आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर हाईलाइटेड अबव। ऊपर यहाँ पे बोला है स्टेट टू बेनिफिट्स एंड टू लिमिटेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर हाईलाइटेड अबव, जो ऊपर बताई गई हैं। तो क्या क्या है बताइए जल्दी से। यहाँ पे यहाँ पे मेरिट्स बतानी है क्या है और डीमेरिट्स बतानी है क्या है। मेरिट्स तो भी हम बता ही चुके हैं ये सारी की क्या क्या आ रही है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, काम से रिगार्डिंग क्या आ रही है, स्पेशलाइजेशन आ रही है, और क्या आ रही है, कोऑर्डिनेशन है एक तो। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और क्या आ रही है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। बाद में किस चीज की प्रॉब्लम आने लगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव हो, एंड फॉर मोर सच वीडियो प्लीज फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।